नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास में आप सभी का स्वागत है। फिर से हम पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं, गणित शिक्षण की विधियाँ। तो गणित शिक्षण की क्या क्या विधियाँ हैं उनके बारे में हम ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, पहली विधि है व्याख्यान विधि, जिसे लेक्चर मेथड भी कहते हैं, जिसमें अध्यापक सक्रिय भूमिका के रूप में रहता है। इस व्याख्यान विधि को चाक एवं टाक मेथड भी कहते हैं। अब व्याख्यान विधि में प्रयोग कब किया जाता है? व्याख्यान विधि में अध्यापक विशेष प्रसंग संदर्भ को पढ़ाते समय अपने विचारों का शाब्दिक चित्र कक्षा में क्या करता है? प्रस्तुत करता है। यह एक अध्यापक केंद्रित विधि है। इसमें बालक शांत एवं मूक श्रोता होता है। अध्यापक अपने विचारों को रखते समय अध्यापक कभी कभी कठिन शब्दों को बताते समय चाक का प्रयोग करते हैं। अध्यापक मान लीजिए व्याख्यान विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो कभी कभी कुछ कठिन शब्द आ जाते हैं, तो उसको चाक से वो ब्लैक बोर्ड में क्या करता है? लिख देता है। इसे वार्ता एवं खड़िया विधि भी बोलते हैं, कार्य विधि। अब कार्य विधि में समझेंगे कि अध्यापक मुख्य केंद्र बिंदु होता है। अध्यापक की भूमिका सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है, लेकिन बालक व्याख्यान विधि में बहुत शांत रहता है, मूक श्रोता रहता है। तो विचारों का प्रवाह जो होगा किस प्रकार का होगा? तो विचारों का प्रवाह जो होगा बालकों की ओर होगा, एक ही तरफ होगा, एक ही ओर होगा। यानी अध्यापक से बालक की ओर ही विचार का प्रभाव होगा। नोट पॉइंट क्या है कि व्याख्यान विधि का जो प्रयोग करते हैं पूर्ण रूप से संभव नहीं है। स्थितियाँ क्या हैं? किसी नए अध्याय के प्रारंभ में हम व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है व्याख्यान विधि का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करेंगे? किसी नए अध्याय के प्रारंभ में कर सकते हैं, पढ़ाए गए अध्याय के पुनर्वलोकन में कर सकते हैं, संक्षेपीकरण में किया जाता है व्याख्यान विधि का प्रयोग, किसी गणितज्ञ के जीवन के बारे में पढ़ सकते हैं, किसी प्रमेय की उत्पत्ति एवं निर्मेय की रचना से पूर्व की भूमिका के बारे में हम पढ़ सकते हैं। व्याख्यान विधि के मुख्य गुण क्या हैं? व्याख्यान विधि का जो मुख्य गुण है कि अब अगर बालक अधिक संख्या में कक्षा में उपस्थित हैं तो वहाँ पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है, व्याख्यान विधि का। अध्यापक के लिए यह विधि कैसी होती है? सुविधाजनक होती है, क्योंकि वह उसमें बच्चे कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं और अध्यापक को आसानी होती है। दोष क्या है? अधिगम सिद्धांत के विपरीत है। जो अधिगम सिद्धांत कहता है कि अधिगम सिद्धांत में बच्चे खुले विचारों वाले होने चाहिए, उस सिद्धांत का बिल्कुल क्या होता है? ये बिल्कुल प्रतिकूल है। अब हम समझेंगे आगमन विधि क्या है, इंडक्टिव मेथड क्या है। एग्जाम्पल है 5/5 में जो भागफल है 1 है, a/a में भागफल 1 है। यानी एक उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण के माध्यम से हम बच्चों को समझा रहे हैं। यानी हम उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण के बाद बच्चे खुद ही एक रिजल्ट पर आएंगे। सबसे पहले हम उदाहरण की बात करेंगे, उदाहरण से हम निकालेंगे रिजल्ट। जैसे 5/5 में भाग देने पर भागफल कितना आएगा? 1 आएगा। a में a से भाग देंगे तो 1 आएगा। a की पावर m में a की पावर m से भाग दें तो कितना आएगा? 1 a में आएगा। तो बालक ये निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कोई अगर संख्या है और वह संख्या अंश और हर में बराबर लिखी है तो उसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। यानी बच्चे खुद ही आंसर दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं आगमन विधि। कार्य विधि क्या है? कार्य विधि है विशिष्ट उदाहरण से सामान्य नियम की ओर। यानी ये विशिष्ट उदाहरण से सामान्य की ओर चलता है, यानी ये विशिष्ट सिद्धांत से सामान्य सिद्धांत की ओर कार्य करता है। ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर कार्य करता है, यानी इसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर क्या लगेगा? शिक्षण सूत्र प्रयोग होगा। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग होगा। उदाहरण के लिए जैसे समकोण त्रिभुज का उदाहरण दे दिया जाए। अब उदाहरण के साथ अगर संबंध स्थापित कर दिया जाए कि कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, तो आप देख रहे हैं उदाहरण देकर हम यहाँ पर एक नियम को निकाल रहे हैं, यानी हम नियम को खुद से आगमन करवा रहे हैं, तो इसलिए इसको आगमन विधि कहा जाता है। अब बात करेंगे आगमन विधि के सोपान कौन कौन से, और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आगमन विधि में पहला सोपान है विशिष्ट उदाहरणों का क्या करना चाहिए? प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। प्रस्तुतिकरण करके उसको सॉल्व करके बताना चाहिए। दूसरी विधि है निरीक्षण करके बताना चाहिए। तीसरी विधि है सामान्यीकरण स्थापित करवाना चाहिए, सूत्रीकरण करवाना चाहिए। ठीक है। चौथी विधि है परीक्षण एवं सत्यापन करना चाहिए, क्या वह आंसर सही है, जिससे क्या होता है? बालक क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। अब आगमन विधि में का गणित में प्रयोग किस प्रकार से करेंगे? उदाहरण देखिए, अगर एक ही प्रकार के कई उदाहरण दिए जाएं, जैसे 4,000 रुपये का 10% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकाला जाए, तो पहले वर्ष का ब्याज पहले बताया जाए 4,000 × 10/100 बराबर 400। दूसरे वर्ष का ब्याज निकाला जाता है कि 4,000 में 10 गुणे 10/100 करेंगे 400 रुपये आएगा। और तीसरे वर्ष का ब्याज 4,000 का 10% निकालेंगे, गुणे 10/100 करेंगे 400 आएगा। यानी अगर देखें टोटल जो
ब्याज आ रहा है, कितना आ रहा है, 1200 आ रहा है। ठीक है, अब इसी को अगर फार्मूले पे लगाएं कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अगर इससे लगाएं तो आप देखेंगे यहाँ पर भी 1200 आ रहा है। तो आप उदाहरण के माध्यम से आप देख रहे हैं, आपने सूत्र का क्या किया है, निगमन किया है, सूत्र को बनाया है। तो ये कौन सी विधि है, आगमन विधि है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं आगमन विधि की विशेषताएं कौन कौन से, गुण कौन कौन से हैं। तो आगमन विधि गणित शिक्षण की कौन सी विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि से प्राप्त ज्ञान स्पष्ट एवं अस्थायी होता है। इस विधि से बालक गणित को एक व्यवहारिक विषय के रूप में देखने लगता है तथा नए ज्ञान को सीखने के प्रति क्या हो जाता है, उत्सुक रहता है। आगमन विधि छोटी कक्षाओं के शिक्षण में बहुत ही उपयोगी है और गणित शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, आगमन विधि है। आगमन विधि के दोष कौन कौन से हैं। आगमन विधि में समय एवं परिश्रम अधिक लगता है। समय और परिश्रम क्या लगता है, अधिक लगता है, क्योंकि उदाहरण से सूत्र की तरफ बताने में हमें बहुत समय लग जाता है। बड़ी कक्षाओं में अनुपयोगी है क्योंकि विस्तृत पाठ्यक्रम पूरा नहीं कराया जा सकता है। मानसिक शक्तियों का जन्म किसमें, मानसिक शक्तियों का जो विकास होता है किसमें होता है, आगमन विधि के द्वारा होता है। आगे की ओर चलें और आगे पढ़ेंगे निगमन विधि। निगमन विधि क्या है, यह आगमन विधि का ठीक विपरीत होता है परंतु विरोधी नहीं है। बड़ी कक्षाओं के लिए सर्वाधिक उपयोगी कौन सी है, निगमन विधि है। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग बीजगणित और त्रिकोणमिति में किया जाता है। निगमन विधि से स्मृति का विकास होता है, इसलिए इसको स्मृति केंद्रित विधि भी कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है, यह समयाभाव हो तो उस स्थिति की सर्वोत्तम विधि है। अगर समय कम हो तो समय कम होने पर कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, जो कि समयाभाव की स्थिति में सबसे सर्वोत्तम विधि है। कार्य विधि क्या है, इसमें जो सूत्र प्रयोग किया जाता है, सिद्धांत प्रयोग किया जाता है, सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत की ओर चलते हैं, सूक्ष्म से स्थूल सिद्धांत की ओर चलते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं और नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। अगर पूछा जाए नियम से उदाहरण की ओर सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं, ये किस विधि के अंतर्गत आती है, तो कौन सी विधि है, निगमन विधि है। जैसे एक उदाहरण ले, निगमन विधि में समचतुर्भुज, नियम पहले हम बता देंगे। निगमन विधि में नियम पहले बताए जाते हैं। अगर हम कह दें कि भुजा के वर्ग का 4 गुना दोनों विकर्ण के वर्ग के योग के क्या होती है, बराबर होती है, तो ये तो नियम हो गया। अब नियम को उदाहरण पे रखेंगे। मान लीजिए किसी समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों की लंबाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर व 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा बताइए कितनी होगी। तो 4a² बराबर 900 प्लस 1600, यानी 30 का स्क्वायर भी करेंगे, 40 का स्क्वायर करेंगे, 30 का स्क्वायर 900 होता है और 40 का स्क्वायर 1600 होता है। 16 900 को ऐड करेंगे 2500 आएगा। ठीक है, यानी 2a बराबर कितना आ जाएगा, 25, यानी भुजा कितनी होगी, भुजा होगी 25। ठीक है, वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, 25। तो आप देख रहे हैं इस नियम को उदाहरण के द्वारा सिद्ध किया जाता है। तो ये कौन सी विधि है, निगमन विधि है। इसके गुण क्या हैं, इस निगमन विधि में समय और परिश्रम की बचत होती है, बड़ी कक्षाओं में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, विस्तृत पाठ्यक्रम को पूरा कराने में गणित शिक्षण की क्या होती है, सर्वाधिक उपयोगी विधि है। आगे की ओर चलें, इसका दोष क्या है, निगमन विधि के दोष क्या हैं। यह अधिगम सिद्धांत के बिल्कुल क्या होता है, प्रतिकूल है। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्पष्ट एवं अस्थायी होता है, ज़्यादा देर के लिए ज्ञान टिकता नहीं है। तीसरा, यह विधि रटने पर अधिक जोर देता है, जो कि गणित शिक्षण के लिए उचित नहीं है। निगमन विधि रटने पर बहुत अधिक जोर देता है। आगे की ओर चलें और विश्लेषण विधि की बात करें। विश्लेषण का अर्थ होता है अलग अलग भागों में तोड़ना। ठीक है, तो अलग अलग भागों को तोड़ेंगे कैसे। विश्लेषण विधि में हम क्या करते हैं, समस्या के कठिन भागों का विच्छेदन करते हैं, यानी पृथक करते हैं, अलग अलग करते हैं। बड़ी कक्षाओं के शिक्षण में सबसे ज़्यादा उपयोगी है विश्लेषण विधि। ज्यामिति और रेखागणित के शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त है। इसे तर्क विधान विधि भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तर्क विधान विधि भी कहते हैं। विश्लेषण विधि का गणित में प्रयोग क्या किया जाता है। विश्लेषण विधि का गणित में जो प्रयोग किया जाता है, ज्ञात तथ्य से अज्ञात तथ्य को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अज्ञात निष्कर्ष से ज्ञात तथ्य की ओर अग्रसर होता है, या निष्कर्ष से तथ्य की ओर घूम के जाता है, यानी निष्कर्ष से तथ्य की सिद्धांत का क्या करता है, पालन। चौथी विशेषता है, या अमूर्त से मूर्त की ओर जाता है। जैसे यदि a/b बराबर c/d हो तो सिद्ध कीजिए ac प्लस 4bc b² बराबर क्या होगा, c² प्लस 4bd प्लस cd के बराबर होगा। अब अज्ञात है,
अब अज्ञात की ओर से चलेंगे, यानी ये प्रश्न जो है इसी को सिद्ध करना है, तो ये अज्ञात है, ये हमें नहीं पता है कैसे प्रूव हुआ है, तो यहीं से हम अपने क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करेंगे विश्लेषण विधि में। AC + 4B² अपान BC बराबर C² + 4BD अपान CD। अब इसमें अगर BC से दोनों इक्वेशन को भाग कर दें, दोनों टर्म को भाग कर दिया जाए, तो A/B + 4B/C बचेगा। यहाँ पर CD को दोनों टर्म से भाग कर दिया जाए तो C/D + 4B/C बचेगा। 4B/C और 4B/C दोनों पक्षों में बराबर है और दोनों के चिन्ह भी समान है, तो ये दोनों कट जाएंगे और A/B बराबर आएगा C/D। ठीक है, यानी A/B बराबर C/D क्या हो गया, ज्ञात हो गया। यानी अज्ञात से हमने ज्ञात कर लिया कि A/B बराबर C/D दिया गया है। गुण की बात करें तो यह एक मनोवैज्ञानिक गुण है। इसमें ज्ञान स्पष्ट एवं अस्थायी होते हैं, स्थायी होते हैं। तीसरा, बालकों में एक विशिष्ट प्रकार की सोच जैसे तर्क की शक्ति का या अन्वेषण शक्ति या विश्लेषण शक्ति का क्या होता है, विकास होता है। समय एवं परिश्रम अधिक लगता है। छोटी कक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त विधि कौन सी है, संश्लेषण। छोटी कक्षाओं के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी है, विश्लेषण विधि है। संश्लेषण विधि की बात करें, विश्लेषण विधि का ठीक विपरीत होता है संश्लेषण विधि। शाब्दिक अर्थ होता है अलग अलग भागों को जोड़ना। ठीक है, संश्लेषण विधि में क्या करते हैं, विश्लेषण विधि की सहुपयोगी योगी विधि का प्रयोग करते हैं। चौथा है, संश्लेषण विधि का सबसे ज़्यादा प्रयोग ज्यामिति और रेखागणित में करते हैं। एक अध्यापक को ज्यामिति एवं रेखागणित का शिक्षण करते समय विश्लेषण और संश्लेषण दोनों विधियों का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण करते समय दी गई समस्त जानकारी या सूचनाओं को एकत्र करते रहना चाहिए। इसे ज्ञात से अज्ञात की ओर की सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए। तथ्य से निष्कर्ष की ओर का सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए और मूर्त से अमूर्त की ओर का सिद्धांत प्रयोग करते हैं, किसमें, संश्लेषण विधि में प्रयोग किया जाता है। अब हम सबसे उपयोगी विधि के बारे में पढ़ेंगे, प्रयोगशाला विधि। गणित शिक्षण में प्रयोगशाला विधि का क्या महत्व है। गणित शिक्षण को अधिक रुचिकर एवं व्यवहारिक विषय बनाने के लिए प्रयोगशाला विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि का प्रयोग मुख्यतः छोटी कक्षाओं में होगा, जहाँ पर कुछ भी करके सिखाया जाएगा वो सारी चीज़ें छोटी कक्षाओं या प्राथमिक कक्षाओं में उपयोगी होंगी। शिक्षण की यह विधि करके सीखने पर आधारित है, इसलिए इस विधि को क्रिया केंद्रित विधि भी कहा जाता है। अब इस विधि में, प्रयोगशाला विधि में सीखेंगे क्या। प्रयोगशाला विधि में बालक अपने व्यक्तिगत प्रेक्षण, निरीक्षण, ठीक है, अनुभव और गणना के आधार पर निष्कर्ष निकालता है, जबकि अध्यापक बालकों का क्या करता है, दिशा निर्देशन करता है। प्रयोगशाला विधि में बच्चे ही खुद ही क्या करते हैं, अनुभव और गणना करते हैं और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, जबकि अध्यापक केवल गाइडलाइन के रूप में कार्य करता है। प्रयोगशाला विधि का गणित में प्रयोग किस प्रकार करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया जाए कि सिद्ध कीजिए एक समकोण त्रिभुज में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर है कर्ण स्क्वायर, तो सर्वप्रथम अध्यापक लकड़ी का एक मॉडल तैयार करेगा और उसमें बच्चों को बताएगा। उसके बाद हल करने के बाद बच्चे क्या करेंगे, इसका स्वयं प्रयोग करेंगे। तो ये आपकी कौन सी विधि होगी, प्रयोगशाला। तो आपने देखा प्रयोगशाला विधि में सबसे पहले अध्यापक ने एक रोल मॉडल प्रस्तुत किया। अब सेकंड स्टेप में, दूसरे स्टेप में क्या करेगा, अब वह प्रत्येक भुजा पर उसी माप का वर्ग बनाने के लिए कहेगा। अब अध्यापक प्रयोगशाला विधि में क्या कहेगा बच्चों से कि प्रत्येक भुजा पर उसी माप का क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। तो इस प्रकार से बच्चे क्या करते हैं, इस माप के वर्ग बनाते हैं। ठीक है, स्टेप थर्ड क्या है, तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, अब वह प्रत्येक वर्ग को 1-1 सेंटीमीटर के छोटे वर्गों को काटने के लिए कहेगा। जैसे यहाँ पर हमने 1-1 सेंटीमीटर पर वर्गों को काटा है। ठीक है, छोटे वर्गों को करने के लिए कहेगा। आधार पर बने कुल छोटे वर्ग कितने हैं, अगर आधार पर कुल छोटे वर्ग 16 हों, इनका जो आधार बन रहा है अगर 16 वर्ग हों, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 और 8, 16 वर्ग हों, तो अगर 16 वर्ग होंगे तो कुल छोटे वर्ग कितने हैं, 16। लंब पर बने कुल छोटे वर्ग कितने हैं, 9 हैं। तो अगर कुल छोटे दोनों वर्गों को जोड़ दिया जाए, आधार के वर्ग को और लंब के वर्ग को दोनों जोड़ने पर क्या होगा, 25 आएगा, जो कि कर्ण के बराबर है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं आपके सूत्र का क्या हो जा रहा है, निगमन हो जा रहा है। गुण क्या है, प्रयोगशाला विधि के गुण क्या हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। बालक अपने व्यक्तिगत प्रेक्षण, निरीक्षण, अनुभव और गणना के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। ज्ञान इसमें स्पष्ट एवं स्थायी होता है। बालक गणित को आसान एवं व्यावहारिक विषय के रूप में देखते हैं। पांचवा क्या है, बालक प्रयोगशाला के विभिन्न गणितीय उपकरण का प्रयोग भली भांति क्या कर लेता है, सीख लेता है। अब अगर प्रयोगशाला विधि के दोष के बारे में पढ़ें तो इससे केवल कम संख्या की कक्षा में उपयोगी है। समय एवं परिश्रम इसमें अधिक लगता है।
अत्यधिक खर्चीली होने के कारण इस विधि का प्रयोग सभी विद्यालय में संभव नहीं है। गणित के सभी समस्यात्मक प्रश्न इस विधि से हल नहीं कराए जा सकते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, आपने प्रयोगशाला विधि के बारे में डिटेल से पढ़ा। अनुसंधान विधि। अनुसंधान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ह्यूरोस्को शब्द से हुआ है। ह्यूरोस्को का अर्थ होता है आई फाउंड आउट, यानी मैं खोजता हूँ। शिक्षण के इस विधि का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों को खोजी बनाना। इस विधि को हम अन्वेषण विधि के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। इसके जनक हैं प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। ठीक है, अब बात करते हैं अनुसंधान विधि का गणित में प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। अनुसंधान विधि में अध्यापक प्रश्नों का जाल बनाता है जिसका उत्तर देते देते बालक स्वयं ही निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं। अनुसंधान विधि में अध्यापक प्रश्नों का क्या बनाएगा, जाल बनाएगा जिसका निष्कर्ष जिसका बालक स्वयं क्या देने लगेगा, निष्कर्ष देने लगेगा। जैसे सिद्ध कीजिए कि a की पावर 0 का मान 1 होता है। अगर अध्यापक प्रश्न तैयार कर रहा है कि 3/3 का अर्थ क्या होगा, तो 3/3 का अर्थ होगा 1। 5 की घात 3/5 की घात 3 का अर्थ क्या होगा, 1 होगा। a/a का अर्थ क्या होगा, a की पावर m अपान a की पावर m का अर्थ 1 होगा। बालक सब में उत्तर दे रहा है 1। इसी प्रकार a0 को क्या लिख सकते हैं, a0 को a की पावर m माइनस a की पावर m लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप देखेंगे दोनों क्या हैं, सेम है, तो a की पावर 0 है और अब देखिए a की पावर m माइनस a की पावर m को क्या लिखा जा सकता है, a की पावर m अपान a की पावर m, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और यह कौन निकाल रहा है, बच्चा निकाल रहा है। इसके गुण क्या हैं, अनुसंधान विधि के गुण क्या हैं। पहला, ये मनोवैज्ञानिक विधि है। प्राप्त ज्ञान स्पष्ट एवं स्थायी होता है। इस विधि द्वारा बालक नए ज्ञान को सीखने के प्रति उत्सुक रहता है। इस विधि में बालक गणित को एक व्यवहारिक विषय के रूप में तथा गणित को सामान्यीकरण की प्रक्रिया को सीख जाता है। इसी में अनुसंधान विधि से ही कोई भी बच्चा व्यवहारिक विषय के रूप में सामान्यीकरण की प्रक्रिया द्वारा वह गणित को सीख सकता है। दोष क्या हैं, इस विधि में शिक्षण में समय और परिश्रम क्या लगता है, अधिक लगता है। अध्यापक इस विधि का प्रयोग सुचारू रूप से नहीं करा पाते हैं। अब जो सबसे आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गणित की भाषा। तो इस गणित की भाषा में क्या है, गणित स्वतः एक क्या होती है, भाषा होती है जो कि विभिन्न चिन्हों एवं नियमों से चलती है। दूसरा पॉइंट गणित की भाषा में क्या है, गणित के ज्ञानार्जन के लिए हमें किसी अन्य भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात लोगों की सामान्य भाषा ही क्या है, कौन सी भाषा है, गणित भाषा है। गणित के ज्ञानार्जन के लिए कोई जन्मजात या आनुवंशिक लक्षण नहीं है। अगर पूछा जाए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है कि गणित जन्मजात एवं आनुवंशिक लक्षण है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। गणित हर सामान्य बालक क्या कर सकता है, पढ़ और सीख सकता है। ठीक है, गणित भाषा के कितने अंग हैं इसके बारे में हमने बता दिया था। पहला अंग है पद, दूसरा है प्रत्यय, तीसरा है सूत्र, चौथा है सिद्धांत और पांचवा है चिन्ह। ठीक है, इसको आप क्रम से याद करिएगा, टर्म, कॉन्सेप्ट, फार्मूला, प्रिंसिपल और सिंबल। अब गणित शिक्षण में जोड़ तोड़ की भूमिका क्या होती है। कक्षा में बालक में प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नया सीखता है, अतः इन तथ्यों को भूलने की भी संभावना क्या होती है। भूलने से बचने के लिए गणित विषय में हम अन्य विषयों जैसे भाषा, कला, प्रेरक कहानियाँ, पहेलियाँ आदि के माध्यम से गणितीय संकल्पनाओं को दिया जा सकता है। संख्या संबंधी कौशल को विकसित करने के लिए जो गणित के में जो प्रमुख पद हैं उनका क्रम क्या है। पहला है पंक्तिबद्धता करना, दूसरा है वर्गीकरण करना, तीसरा है प्रतिवर्तीता करना। अगले टॉपिक की ओर देखें। आप देखेंगे कि गणित की नीरसता को कैसे दूर कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपके सामने ये दे दिया जाए कि गणित की नीरसता को कैसे दूर कर सकते हैं, तो बालकों को गणित की उपयोगिता के बारे में बताएंगे। हम क्या करेंगे, बालकों को गणित की उपयोगिता के बारे में बताएंगे। एग्जाम्पल, हर व्यक्ति को गणित के ज्ञान की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यक होती है। आप देखते हैं बैंक में पैसा जमा करना हो तब भी गणित की ज़रूरत है, लेन देन करना हो तब भी गणित की ज़रूरत है, व्यापार करना हो तब भी गणित की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट क्या है, बालकों में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना, यानी गणित की नीरसता को दूर करने के लिए बालकों में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाएंगे। गणित को अन्य विषयों, भाषा, कला, विज्ञान, पैटर्न और पहलुओं के माध्यम से बताएंगे। गणित एक कैसा विषय है, व्यवहारिक विषय है। गणित के ज्ञानार्जन से समस्त प्रकार के विचार शक्ति, तर्क शक्ति, अन्वेषण और विश्लेषण शक्तियों का हम क्या करेंगे, विकास करेंगे। जैसे मापन,
मापन में है लंबाई, भार, द्रव का संदर्भ पढ़ाने के लिए गणितीकरण की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से स्टेप यूज कर देंगे? इसमें हम पहला स्टेप सरल अवलोकन करेंगे। दूसरा स्टेप पढ़ेंगे अप्रामाणिक इकाई का प्रयोग करेंगे। तीसरा है सूत्र का प्रयोग करेंगे, प्रामाणिक इकाई का प्रयोग करेंगे। चौथा है प्रामाणिक इकाइयों में संबंध बताना हम सीखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इस बाद में जब आप सॉल्यूशन करेंगे तब आपको समझ में आएगा हमने क्या क्या पढ़ा है। अब बात करेंगे निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। निदानात्मक शिक्षण, निदान शब्द चिकित्सा क्षेत्र के डायग्नोसिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है कमियों का पता लगाना। अब दूसरा पॉइंट निदानात्मक शिक्षण में क्या है? अध्यापक का कक्ष में बालक के द्वारा की गई त्रुटियों के क्षेत्र एवं उसके स्वरूप का क्या करना चाहिए, पता लगाना चाहिए। यही क्रिया क्या कहलाती है? निदानात्मक शिक्षण कहलाती है। जैसे कोई बच्चा गणित के जोड़ नहीं कर पा रहा है तो उसके कारण को पता लगाइए कि जोड़ क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या इसको स्थानीय मान का ज्ञान है या नहीं है, क्या इसको घटाने का ज्ञान है या नहीं है। अब निदानात्मक शिक्षण का परीक्षण हम किस प्रकार से करेंगे? तो परीक्षण करने के लिए क्या करेंगे? निष्पत्ति परीक्षण का प्रयोग करेंगे, निष्पत्ति उपलब्धि का प्रयोग करेंगे कि कितने बालक सफल हैं और कितने बालक अलग हैं, असफल हैं। इसके लिए हम एग्जाम करवाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात आती है निदान के कार्य क्या होते हैं। निदान के कार्य के लिए हमें सबसे पहले वर्गीकरण सिखाना पड़ेगा, यानी त्रुटियों के क्षेत्र के आधार पर हमें क्या करना पड़ेगा? बच्चों का वर्गीकरण करना पड़ेगा। विशिष्ट योग्यता का मापन करेगा। त्रुटियों के स्वरूप के आधार पर हम देखेंगे उसमें विशिष्ट गुण कौन कौन से, विशिष्ट योग्यता कौन कौन सी है। निदान का कारण जानेंगे कि किस प्रकार से हम निदान कर सकते हैं, और निदान के बाद क्या करेंगे? निदान के बाद हम उपचार करेंगे। अब निदान का कारण समझें। तो निदान का कारण सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे कठिन चरण होता है। यह बालक की विशिष्ट योग्यताओं और त्रुटियों के मध्य क्या स्थापित करता है? संबंध स्थापित करता है। अब इसके बाद हम उपचारी शिक्षण का विधि का प्रयोग करेंगे। उपचारी शिक्षण विधि या उपचारात्मक शिक्षण विधि है क्या? निदानात्मक परीक्षण में बालक के त्रुटियों के क्षेत्र को दूर करने के लिए जो शिक्षण विधि अपनाया जाता है उसे उपचारी शिक्षण कहते हैं। नोट पॉइंट क्या है? निदानात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? निदानात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य अंक प्रदान करना कभी नहीं होता है। ठीक है, अब त्रुटियों का विश्लेषण किस प्रकार से करेंगे? तो दशमलव में त्रुटियों का विश्लेषण हम किस प्रकार से करेंगे? दशमलव संख्याओं का ठीक ढंग से क्या करना चाहिए? निरूपण करना चाहिए। जैसे एक बालक 0.500 को 0.5 से बड़ा बताता है तो इसे दूर करने का उपचारी शिक्षण क्या होगा? तो इसके लिए सबसे पहला प्रयोग करेंगे कि दशमलव के स्थानीय मान की समझ बताएंगे। हम उपचारी शिक्षण देने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? उपचारी शिक्षण प्रदान करने के लिए ग्रिड पेपर, संख्या चार्ट के प्रयोग, शून्य के स्थानीय मान को क्या करेंगे? विकसित करेंगे। ग्रिड हम पेपर बनाएंगे, संख्या चार्ट बनाएंगे। दशमलव संख्याओं का योग करना, दशमलव संख्याओं का योग करने के लिए हम क्या करेंगे? दशमलव संख्याओं का योग करने के लिए उपसारण शिक्षण विधि में स्थानीय मान का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। उपचारी शिक्षण क्या प्रयोग किया जाएगा? ग्रिड पेपर, संख्या चार्ट का प्रयोग करके दशमलव संख्याओं को ठीक ढंग से लिखना सिखाया जा सकता है। ठीक है, दशमलव संख्याओं को अगर सब दिखाना है तो ग्रिड पेपर का प्रयोग करते हैं या संख्या चार्ट का प्रयोग करते हैं। सबसे आसान व्यवहारिक विधि कौन सी होती है? संख्या चार्ट होती है। तो दशमलव संख्याओं के योग बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? संख्या चार्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब भिन्न में त्रुटियाँ कैसे देखते हैं? भिन्न में हम त्रुटि कैसे खोजेंगे? मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। तो मान लीजिए 5 से 1/6 प्लस 6/2 में त्रुटि दूर करने के क्या बताएंगे? उपाय बताएंगे। तो सबसे पहले इसे a/b/c को a+b/c के रूप में लिखना सिखाएंगे। अधिक से अधिक क्या कराएंगे? अभ्यास कराएंगे। वृत्तीय किट द्वारा भिन्न की अवधारणा का विकास करेंगे। अध्यापक का हस्तक्षेप न किया जाए। तो 5 से 1/6 प्लस 6/2 में त्रुटि दूर करने का सबसे सही तरीका क्या है? सबसे सही तरीका है वृत्तीय किट द्वारा भिन्न की अवधारणा का ज्ञान। तीसरे केस की बात करें, अगर किसी बच्चे को भिन्न को पूर्णांक मानकर जोड़ने में कठिनाई हो रही है तो इसके लिए फैक्ट अगर एक दिया जाए कि 2/3 प्लस 3/5 को 5/8 लिखता है, कोई बच्चा 2/3 प्लस 3/5 को 5/8 लिखता है, तो इस त्रुटि को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण में कौन सा प्रयोग किया जाएगा? पहला ऑप्शन है भिन्न के परिणाम को समझने में बालक की मदद करनी होगी।
अधिक से अधिक अभ्यास करवाना होगा, या ठोस वस्तुओं द्वारा विभिन्न भागों को दिखाकर भिन्न की अवधारणा समझाएंगे। तो इस प्रकार के विधि को प्रयोग करने के लिए हम ठोस वस्तुओं द्वारा विभिन्न भागों को दिखाकर भिन्न की अवधारणा को समझाएंगे। चौथा ऑप्शन है हर के लासा द्वारा भिन्न के योग की अवधारणा समझाएंगे। तो सबसे जो उचित सॉल्यूशन होगा, उचित इसका ऑप्शन सही होगा, वो होगा ठोस वस्तुओं द्वारा विभिन्न भागों को दिखाकर भिन्न की अवधारणा को समझाना। अब अगर किसी बच्चों को योग पर त्रुटियाँ आ रही हैं तो कैसे करेंगे? एक बालक को 537 में 18 जोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया थी कि 537 में प्लस 18 का इस प्रकार से जोड़ दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार की त्रुटि का निराकरण कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कारण देखेंगे। कारण ये समझेंगे कि योग में समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ में क्या है, कमी आ रही है। क्योंकि योग करने के लिए हमें स्थानीय मान पता होना चाहिए, उसके प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम शब्दों को हल करके क्या कर सकते हैं, समूहीकरण करना सिखाना होगा। किसको सिखाना होगा? बच्चों को सिखाना होगा। हासिल करने वाले रीग्रुपिंग में स्थानीय मान की समझ को क्या करना होगा? विकसित करना होगा। यानी अगर हमें योग सिखाना है तो बच्चों में हासिल करने वाले रीग्रुपिंग में स्थानीय मान की समझ को क्या करना होगा? विकसित करना होगा। अब मान लीजिए बालकों को हासिल करने वाले योग के प्रश्नों को हल करने में कठिनाई हो रही है, तो कारण वहाँ पर सबसे पहले हम कारण समझेंगे। कारण ये समझेंगे कि उस बच्चे में हमको लगता है क्या कि स्थानीय मान की संकल्पना की समझ का क्या है? अभाव है। योग में पुनः समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का क्या है? अभाव है। करिकुलम, अब बात करेंगे करिकुलम, पाठ्यचर्या की बात करेंगे। करिकुलम यह एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। ठीक है, अब बात आती है करिकुलम में पहला जो सिद्धांत है वह है विद्यालय भेजने का कारण। विद्यालय भेजने का मुख्य कारण होता है ज्ञान या कौशल की प्राप्ति के लिए हम विद्यालय में भेजते हैं। वांछित दृष्टिकोण तथा आदर्शों की प्राप्ति के लिए हम उस बच्चे को कहाँ पर भेजेंगे? उस बच्चे को विद्यालय। अब गणित में अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। अगला टॉपिक देखेंगे कि गणित को पाठ्यक्रम में स्थान देने के मुख्य कारण क्या हैं। पहला है विज्ञान विषय का आधार कौन होता है? गणित होता है। अगर गणित हमें नहीं आएगी तो विज्ञान सब्जेक्ट भी नहीं आएगा। विज्ञान की सभी शाखाओं में गणित आधारशिला का क्या करती है? कार्य करती है। इसलिए हमें गणित को पाठ्यक्रम में स्थान देना पड़ा है। गणित मानव जीवन में घनिष्ठ संबंध बताती है। गणित के ज्ञान की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता होती है। गणित आप जानते हैं प्रत्यक्ष रूप में भी गणित की आवश्यकता होती है, अप्रत्यक्ष रूप में भी गणित की आवश्यकता होती है। जहाँ पर हमें लेन देन करना होता है वहाँ पर हम प्रत्यक्ष रूप से गणित के सिद्धांत का ही पालन करते हैं। गणित एक यथार्थ विज्ञान है। गणित कैसे विज्ञान है? यथार्थ विज्ञान है। अब बात करते हैं गणित की आधारभूत संरचना। तो गणित की कुल 3 मूलभूत संरचनाएँ हैं। पहली है बीज गणित संरचना। ठीक है, दूसरा संरचना है क्रमिक संरचना और तीसरी संरचना है तल रूप संरचना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बीज गणित संरचना। बीज गणित संरचना क्या है? इसमें योग पढ़ेंगे, व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, ये ध्यान रखिएगा। गुणा, भाग और सामान्यीकरण जैसी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। उदाहरण देखकर क्या कहाँ तक पहुँचते हैं? निष्कर्ष तक पहुँचा जाता है। अब बात आती है क्रमिक संरचना क्या है। इसमें सबसे पहले हम छोटा और बड़ा या तुलना करने की क्रिया का अध्ययन करते हैं। क्रमिक गणित के आधारभूत संरचना के क्रमिक संरचना में हम छोटा, बड़ा या तुलना करने की क्रिया का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। जैसे 1/3 से क्या है? बड़ा है। तल रूप संरचना क्या है? इसके अंतर्गत हम सीमा, समीपता जैसी क्रियाओं का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। जैसे 100 के निकटतम संख्या कौन सी है? 100 के निकटतम कौन कौन सी संख्या है? तो 99 भी संख्या है, 101 भी संख्या है। ठीक है, 98 भी 100 के निकटतम संख्या है। तो इस प्रकार से तल रूप संरचना का प्रयोग हम निकटता या समीपता दिखाने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। अब गणित पेडोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट भाग, आकृति सम्मित समरूपता। आकृति वस्तु बिल्कुल दूसरी आकृति की तरह अगर दिखाई दे तो उसको आकृति सम्मित या समरूपता बोलते हैं। आकृति सम्मित समरूपता क्या करती है? स्थानिक समझ को क्या करती है? बढ़ावा देती है। अब बात करेंगे शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के बारे में बात करेंगे। शिक्षण सहायक अधिगम सहायक सामग्री में से कम 2 या 3 क्वेश्चन हर बार हर सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। पहला प्रयोग करेंगे अबेकस। अबेकस की खोज चीन में की गई थी।
अबेकस का प्रयोग संख्या गिनने में किया जाता है, योग करने में किया जाता है, स्थानीय मान की संकल्पना को हल करने में किया जाता है और गिनती सीखने में अबेकस का प्रयोग किया जाता है। ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट या ग्राफ पेपर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो ग्रिड पेपर दशमलव संबंधी त्रुटि सुधारने में, दशमलव संख्याओं को सही ढंग से लिखने में किया जाता है। शून्य के स्थानीय मान की अवधारणा को बताने के लिए ग्रिड का प्रयोग करते हैं, संख्या चार्ट का प्रयोग करते हैं, ग्राफ का प्रयोग करते हैं। दशमलव संख्या के योग को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट का प्रयोग करेंगे। अब आपकी तीसरी सामग्री है जियो बोर्ड। ये आपके टूल्स हैं, ठीक है। इनका प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे, गणित की किस शाखा के अंतर्गत करेंगे, इस सब के बारे में देखेंगे। जियो बोर्ड का प्रयोग ज्यामिति में किया जाता है, जैसे 3D आकृति जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, उसके बारे में, उस आकृति के बारे में पढ़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जियो बोर्ड का प्रयोग करते हैं। जिसमें लंब, कोर व कोनों का हम पहचानते हैं। अब इसमें पहचान किसकी करेंगे? पहचान करेंगे लंब, कोर व कोनों को पहचान करेंगे। जियो बोर्ड किसका बना होता है? जियो बोर्ड लकड़ी का बना ठोस होता है जिसमें तार क्या होते हैं? बंधे होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे 10 ग्राम। 10 ग्राम क्या है? 10 ग्राम से ज्यामितीय आकृतियों को क्या करते हैं? पहचानते हैं। 10 ग्राम से हम द्विविमीय आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई दिया गया हो, केवल 2D ही ज्यामितीय आकृति को ही पहचानते हैं। 10 ग्राम 7 ज्यामितीय आकृति होती हैं। 10 ग्राम में 7 ज्यामितीय आकृति होती हैं जिसमें 5 त्रिभुज होते हैं, एक वर्ग होता है और समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो 5 और 2 कितने हो गए? 7 हो गए। जियो बॉक्स का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? जियो बॉक्स एक ज्यामितीय बॉक्स है जिसमें ज्यामिति से संबंधित गणितीय उपकरण रखे जाते हैं, जिसमें स्केल रखा गया होता है, डी टाइप स्केल रखा गया होता है, गोला प्रकार रखा गया होता है, गोला प्रकार और रखा गया होता है, पेंसिल रखी गई होती है और इरेजर रखा गया होता है। ग्राफ पेपर 2 डायमेंशन आकृति को प्रदर्शित करता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई दी गई होती है। अगर 2D डायमेंशन को प्रदर्शित करेगा इसका मतलब ये क्षेत्रफलों की तुलना भी करता है। अब बात करेंगे अगले टूल्स के बारे में, बिंदु शीट, डार्ट पेपर, बिंदु पटल। बिंदु शीट, डार्ट पेपर और बिंदु पटल का प्रयोग किसमें करते हैं? सममित एवं परावर्तन की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बिंदु शीट, डार्ट पेपर और बिंदु पटल का प्रयोग। तो आपका टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। तो कृपया अगर आपको अच्छा लगा हो या कोई चीज़ नया समझ में हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और जिस पर हम आसानी से वर्क कर सकें और आपको आसानी से उसको समझा सकें।